फिजिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत वेलकम एक बार फिर से। और पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टेट शुरू करा था और इलेक्ट्रोस्टेट में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिला था हमको। हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के टाइप्स को देखा था और जब इलेक्ट्रिक चार्जेस कोई रेस्ट में होगा तो वो कौन कौन सा इफेक्ट शो करता है, हमने उस इफेक्ट को देखा कि अगर किसी दो चार्जेस को हम एक साथ लेकर आए या फिर किसी अपोजिट चार्जेस को हम एक साथ लेकर आए तो उनके बीच रिपल्शन हो रहा था और अट्रैक्शन हो रहा था, और इस रिपल्शन और अट्रैक्शन के लिए दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहे थे और उसी फोर्स को हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जैक्टली। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हो रहे थे ये सेंट्रल फोर्सेस भी थे और ये एक्शन रिएक्शन पेयर में एक्ट हो रहे थे। एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट होने का मतलब ये है कि अगर आप यूं कह लें कि मैं दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ, एक पॉइंट ये रखा मैंने और एक पॉइंट इस बोर्ड पे ये रखा मैंने, इसको मैंने कहा P और इसको मैंने कहा Q। अब इस पॉइंट पे मैंने कुछ चार्ज लाकर कॉन्सेंट्रेट कर दिया, मतलब इसी पॉइंट पे रखा है, वो जो भी चार्ज मैं लेकर आया हूँ मैंने उसको इस पॉइंट पे रखा है। और सिमिलरली इस पॉइंट पे मैंने कुछ चार्ज लाके रखा, प्लस प्लस नेचर का चार्ज मान लेते हैं, ये भी प्लस चार्ज है और इस पे भी प्लस चार्ज लाके रखा गया। यहाँ जो चार्ज लाके रखा गया वो 10 कूलम था और यहाँ जो चार्ज लाके रखा गया ये 5 कूलम था। ओके, तो चूंकि प्लस प्लस नेचर के ये चार्जेस हैं और एक कॉमन पॉइंट के पास इनको रखा गया है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा रिपल्सन, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने के लिए इनको एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाना होगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ओके, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लें कि P भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो ये नीचे इसने एक फोर्स लगाया और ये फोर्स क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा फोर्स पी क्यू, यानी कि P ने जो फोर्स लगाया है Q के ऊपर, ये वो फोर्स है। ओके, क्योंकि फोर्स है तो वेक्टर साइन तो ऑब्वियसली बात है दिखाना ही होगा इसमें, इसको तो अपन इग्नोर नहीं कर सकते ना, इसको आप नेगलेक्ट भी नेगोशिएट नहीं कर सकते इस वेक्टर नोटेशन को। ओके, अब सिमिलरली Q भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो ये चीज इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया और ये फोर्स क्या कहा जाएगा, तो ये फोर्स कहा जाएगा Q ने लगाया है किसके ऊपर, P के ऊपर, वेक्टर साइन। ओके, तो एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या हुआ कि ये FPQ जो है ये बराबर होगा FQP के। ये होता है एक्शन रिएक्शन पेयर में। अगर कोई फोर्स जैसे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर में काम करता है। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब हुआ कि एक बात तो क्लियर है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी दो चार्ज के बीच में लगेंगे और जब ये दो चार्ज के बीच में लगेंगे तो इसका मतलब कि एक जो ये चार्ज इसके ऊपर लगाएगा, सिमिलरली ये चार्ज इसके ऊपर लगाएगा और ये जो दोनों फोर्स होंगे, एक ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स, ये आपस में इक्वल होता है और इनके डायरेक्शंस ऑपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है पर मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ओके, यही न्यूटन साहब का तीसरा सिद्धांत भी है जिसको हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं, बिल्कुल यही लॉ है वो। तो ये एक स्पेशलिटी आई थी इस फोर्स के बारे में, हमने समझा था कि ये भी एक इसमें होता है चरित्र। और दूसरा एक बड़ा स्पेशल बात ये थी इन चार्जेस के लिए कि ये जो फोर्स लगता है ये इसके सेंटर से इसके सेंटर पे लगेगा, यानी कि इस पॉइंट के सेंटर से ये फोर्स इस पॉइंट के सेंटर पर ही लगता है, दो सेंटर्स के बीच में लगता है ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसलिए ये सेंट्रल फोर्सेस है, इसका जो टाइप है इस फोर्स का, ये इसको हम सेंट्रल फोर्सेस या कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। ओके, कॉमन सी बात है, आप मुझे उम्मीद है आपने समझा है इस बात को और मैंने कोशिश भी करा है। ओके, ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं और ये कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होते हैं। तो अब ये फोर्स जो है तो इसका कोई कैलकुलेशन भी तो होना चाहिए, इसका कोई डेरिवेशन, इसका कोई फॉर्मूला भी तो होना चाहिए कि हम इसको कैलकुलेट कर पाए कि अगर दो चार्जों में लगा के रखा है इस कूलम का तो इसके बीच में जो फोर्स लगा है इसका मैग्नीट्यूड क्या, तो इसका फॉर्मूला, इसका भी तो कोई क्वेश्चन होना चाहिए, कोई समीकरण बनना चाहिए भाई। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है F = m1 × m2/r² × g, जनरल फोर्स का होता है मास × एक्सेलरेशन, तो एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ भी कोई फॉर्मूला तो उस पर हम आज शुरू करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और आएगा समझ में, आसान है, कुछ ऐसा नहीं है। ओके, तो खैर देखते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कैलकुलेशन किया गया था ये एक सिद्धांत था जो कि कूलम साहब जो थे, कूलम से जिन्होंने चार्ज को खोजा था, चार्ज का जिन्होंने आविष्कार किया था, तो कूलम साहब ने दो बेसिक नियम लॉ दिए थे जिसको हम लोग कूलम का सिद्धांत या कूलम्स लॉ कहते हैं। दो लॉ है, वो बड़ा यूनिवर्सल लॉ है और उसी लॉ पर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कैलकुलेशन होने वाला है। ये जिसका कैलकुलेशन होगा वो उसी फोर्स पे बेस्ड होगा। ओके, तो चलिए देखिए वो लॉ क्या है। तो कूलम साहब का जो पहला लॉ है, मैं लिख देता हूँ कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ, और इसमें जो पहला नियम है कूलम साहब का, तो पहला नियम ये कहता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जेस के ऊपर, उन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट हैं उनके मल्टीपल प्रोडक्ट के, उनके मल्टीप्लाई के।
रुकिए, आप ये ऐसे समझें इस बात को कि अगर मैंने कोई दो पॉइंट लिया पी और क्यू, इसमें मैंने कुछ चार्जेस ला के रखी है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर पॉजिटिव निगेटिव हो, जो भी मान ले पॉजिटिव निगेटिव ही है इस पर पॉजिटिव चार्ज लाके रखा, इस पर नेगेटिव चार्ज लाके रखा, तो इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एक नहीं दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एक तो पी के ऊपर लगाएगा और क्यू भी पी के ऊपर लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ लगते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा, अपन मान लेते हैं कि मान लें कि ये फोर्स इनके बीच में लगा, इसने भी इस पे लगाया, इसने भी इस पे लगाया, फिर जाके वैसा भी दिखा लेते हैं, इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ओके, ये फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके ऊपर जो चार्ज है, इन दोनों के ऊपर उसके चार्जेस का मल्टीप्लाई। मतलब कि हम ये कह लेते हैं कि मान लें हमने पी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज लाके रखा और क्यू पॉइंट पे भी हमने 1 कूलम चार्ज लाके रखा, सेंसर चार्ज है, हालांकि ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, यहाँ 1 रखो, यहाँ 5 रख लो, 6 रख लो, 10 रख लो, कुछ भी रख लो, पर मैंने सिंपलिसिटी के लिए 1 रखा है। तो ये प्रोपोर्शनल होगा, ये 1 कूलम इंटू 1 कूलम, यानी कि इनके ऊपर जो चार्जेस हैं पी और क्यू के ऊपर, इनका जो प्रोडक्ट होने वाला है, इनका जो प्रोडक्ट होगा ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पहला सिद्धांत है कूलम्ब साहब का, ये पहला सिद्धांत है कि दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी, अब मैंने 1 कूलम रखा है, मैंने कहा यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ अपन कोई भी चार्ज रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको 1 कूलम ही रखना है, चार्ज तो कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन जो इनके बीच में फोर्स लगेगा ना वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनके प्रोडक्ट्स के, इनके चार्ज के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये कि आप अगर ये प्रोडक्ट बढ़ाते जाओ तो ये फोर्स जो है ये भी बढ़ता जाएगा। मतलब कि पहले हमने इस पर 1 कूलम रखा, अब मैंने इस पर कर दिया 3 कूलम और अब इसमें मैंने कर दिया है 5 कूलम, तो ये इनका प्रोडक्ट बेसिकली पहले 1 हुआ करता था, बना था, अब कितना आएगा 5 3 15, तो 15 कूलम हो गया, तो ये फोर्स भी बढ़ जाएगा 15 टाइम्स। ओके, ये होता है इसका, इस सिद्धांत से, नियम का, इस लॉ का ये मीनिंग होता है, ये मतलब होता है। अब दूसरा जो सिद्धांत है, बड़ा ही फेमस सिद्धांत है, उसको भी देख लेते हैं कि दूसरा नियम ये कहता है कूलम्ब साहब का कि अगर मान ले कोई दो चार्जेस को रखा गया है, यहाँ बना लेता हूँ पी और ये क्यू, के सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन दो पॉइंट के बीच में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, वो ऑब्वियसली वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो हम इसको आर से डिनोट करते हैं। ओके, क्योंकि ये वेक्टर है तो हमने वेक्टर लगाया, तो ये आर है, जो डिस्टेंस है ये आर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है। तो कूलम्ब साहब का ये कहना था, कहना क्या है, ये नियम ही है, ये यूनिवर्सल लॉ है, इसका प्रूफ है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा गया है, वैसे नहीं लॉ बन जाता है। ओके, तो ये जो फोर्स है, अब जो इनके इन पार्टिकल्स के बीच में जो यहाँ कुछ चार्ज है, मैं लिख देता हूँ, मान लें यहाँ कोई चार्ज है, यहाँ भी कुछ चार्ज है, तो इन चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो फोर्स को हम F कह लेते हैं, ये इस बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब फ्रैक्शन, मतलब डिवीजन है, तो 1/r²। मतलब ये कि अगर आपने r को बढ़ाया तो ये फोर्स घट जाएगा, या अगर आप इन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ जाता है, मतलब कि इनके बीच का ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो r है, ये बिल्कुल कम हुआ होगा, जरूर कम हुआ होगा, तभी ये फोर्स बढ़ा है। मतलब एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा, ये बढ़ा तो ये घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ये तो क्लियर होगा। ओके, तो 1/r²। अच्छा, ये देखें आप, जो डिपेंडेंसी, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, f और डिस्टेंस के बीच में, ये एक्सपोनेंट पे वेरी करता है। ये जो वेरिएशन है इन दोनों के बीच में, जो प्रोपोर्शनलिटी है, वो देखिए एक्सपोनेंट पे वेरी करता है। एक्सपोनेंट का मतलब ये हुआ कि हम मान लेते हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस रहा होगा, वो मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। अज्यूम कर लें कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, और जब 5 सेंटीमीटर था तो इसके बीच, इनके बीच जो फोर्स लग रहा था, मान लेते हैं कि वो फोर्स लग रहा था कुछ 1 न्यूटन का, ये लग रहा था फोर्स। तो हमने क्या करा कि इस 5 को कर दिया 25 सेंटीमीटर, मतलब कि इस डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाकर हमने 25 सेंटीमीटर करा, स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो अब अगर इसको 25 सेंटीमीटर करा है, r² हो गया, तो ये जो फोर्स है, अब ये कम होगा, अब इस पे अफेक्ट आएगा, और कितना कम होगा, तो ये हो जाएगा आपका √1, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब हम इसको बढ़ाएंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो इस तरह से पड़ेगा, यानी कि एक मिनट, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये एक्सपोनेंट पे डिपेंड करता है, ये वेरिएशन जो है ये एक्सपोनेंशियली होता है। ओके,
कहने का ये मतलब था। अगर आपने 5 से 10 किया, 5 से 6 किया तो ये फोर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर फोर्स कम करना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके मैग्नीट्यूड में आप जब स्क्वायर से इसको इंक्रीज करोगे तब ये फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा और ये फोर्स कम हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा, आप समझ पा रहे होंगे इस बातों को, इन बातों को। तो देखिए ये जो 2 लॉ मिला, पहला लॉ क्या था? पहला लॉ ये था कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो उनके ऊपर चार्जेस हैं, उनके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा ये मिला कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो ये 2 नियम है। अब इन्हीं 2 लॉ से, जो कि ये प्रूफ है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जा चुका है, ये यूनिवर्सल लॉ है, चार्ज इस यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट पे होगा तो ये दोनों नेचर, ये 2 चरित्र जरूर दिखाएगा। ओके, यूनिवर्सल लॉ का ये मतलब होता है। तो अब देखिए ये 2 लॉ से अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। 2 बॉडी के ऊपर रखा गया चार्ज, या 2 पार्टिकल के ऊपर रखा गया चार्ज, उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई। और ये तो पहला रिलेशन था। और दूसरा रिलेशन भी ये मिलता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो हम यहाँ एक इक्वल्स टू लगा सकते हैं, तो हमको एक कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगा, एक समीकरण मिल जाएगा, और हमारे लिए ये फोर्स को कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। क्योंकि ये कहते हैं फोर्स को यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा, ये अपन नहीं भूल सकते, ये नहीं छोड़ सकते, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर हमने एक इक्वल्स टू साइन लगाया इनके बीच में, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? Q1 इंटू Q2/r²। ओके, ये मिल जाएगा। अच्छा, अब ऐसा यूनिट, चूंकि ऐसा यूनिट को भी देखते हुए चलना है, उसको भी अपन इग्नोर नहीं कर सकते। तो कूलम का यूनिट क्या होता है? चार्ज होता है। और आर का क्या होता है? मीटर या सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो अपन मीटर लेते हैं, तो ये मान लें मीटर। तो कूलम पर मीटर, ये जो फोर्स लगा ये क्या आया? कूलम पर मीटर। लेकिन हम लोग फोर्स के लिए जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन का होता है, तो हम अपन इसको न्यूटन से ही कंसिडर करेंगे, और ये न्यूटन पे ही इसका मेजरमेंट होगा। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन ही रहने वाला है। ओके, तो ये देखिए हमें मिल गया। लेकिन हमने चूंकि ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया है तो और इक्वल्स टू लगाया है, तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं। अगर हम किसी प्रोपोर्शनलिटी से कोई क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो उसमें प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम वहाँ पे एक इक्वल्स टू लगाते हैं, और तब हमको एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई करना होता है इस पूरे फंक्शन में, इस पूरे टर्म्स में, इस पूरे फिजिकल क्वांटिटीज में। तो वो कांस्टेंट बना के। अच्छा, ये क्या होता है इसका? अगर ये कांस्टेंट है तो इसका कोई वैल्यू होता होगा, कुछ इसका मैग्नीट्यूड होता होगा। ओके, तो देखिए ये जो K मिला है, ये जो K मिला है, इस K को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैट कांस्टेंट। ये कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैट कांस्टेंट। डिनोट करता है कैसे? और ये तो इसका मतलब, ये डेफिनेशन हो, ये मतलब हुआ। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट में और भी कुछ चीज़ें हैं, और भी बातें छिपी हुई हैं, तो उनको देखें तो वो क्या होता है। अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम देखें तो K का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये होता है। और इसका मतलब जो होता है K का वो होता है 1/4πε0, ये भी होता है। ओके, यानी कि अगर आप 1 में इस 4π × ε0 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ है? ये है इंपॉर्टेंट चीज़, ये समझने की चीज़ है। क्यों 4π = 22/7/7, ये तो कांस्टेंट है ही, पर ये एक्चुअल नॉट जो होता है ये समझने की चीज़ है। इसको अपन कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, या एयर मीडियम या फिर वैक्यूम। मतलब ये हुआ कि जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी को एक्सप्लेन करता है कि ये 2 चार्जेस जो थे, ये जो 2 चार्जेस हैं ये किस मीडियम में रखे गए हैं। अगर ये एयर मीडियम में है, ये वैक्यूम में है, ये वाटर मीडियम में है, ये किसी ग्लिसरीन के मीडियम में रखा हुआ है, ये किसी ग्लास में रखा हुआ है,
तो अगर किसी ग्लास में इसको रखा जाए तो मीडियम बदल जाएगा। अगर हम इसको पानी में रखें, वाटर में रखें, वाटर मीडियम में रखें तो वहाँ मीडियम बदल जाएगा। अगर हमने इसको यहाँ माना है, अगर हवा में रखा है तो यहाँ का मीडियम कुछ और है, वैक्यूम में कुछ और होने वाला है। तो ये मीडियम का परमिटिविटी है कि ये जिस भी मीडियम में रखा जाएगा वो मीडियम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कितना परमिट करेगा मीडियम में फ्लो करने के लिए। खैर इसमें मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा आपको, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ब्रीफली मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों ये मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, और इसी पे हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई दो चार्ज उनको पता हो, उसका मैग्नीट्यूड पता हो, उनके बीच का डिस्टेंस पता है, तो हम उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके ऊपर, तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लें कि दो चार्ज रखा हुआ है, कोई दो पॉइंट है, पी और क्यू है, ये दो पॉइंट है पी और क्यू, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि 1 मीटर है। ओके, और आपसे पूछा गया सवाल ये है कि इन दो चार्जेस के बीच में मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग सकता है। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, चार्ज का नहीं पता, चार्ज क्या है वो नहीं दे रखा उसने, बस डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस पता है हमको। और उसने पूछा है कि इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका मिनिमम मैग्नीट्यूड बताओ कि वो मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करें? तो देखें, ये जो मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब मिल सकता है, जब यहाँ पे चार्जेस भी मिनिमम हो। सबसे छोटा चार्ज अगर हम ला के रखें तो उन्हीं के बीच में तो सबसे छोटा फोर्स लगेगा। सबसे कम फोर्स के लिए आपको चार्जेस भी सबसे छोटा होना होगा, क्योंकि चार्जेस के मल्टीप्लाई का भी जो प्रोडक्ट होता है उसका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अगर आपने इसको बढ़ाया तो फिर फोर्स भी बढ़ जाएगा। यहाँ सवाल में पूछा क्या जा रहा है, सवाल में ये पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि सबसे मिनिमम मैग्नीट्यूड का होगा, कम से कम मैग्नीट्यूड का होगा, वो बताइए। तो वो अपन कैसे कैलकुलेट करें? हम अगर ये मान लें कि हमने यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ला के रखा, या एक प्रोटॉन ला के रखा, या एक इलेक्ट्रॉन लाके रखा, तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये मैंने क्लियर किया था। तो यानी कि इस पॉइंट पे भी ये चार्ज होना चाहिए और इस पॉइंट पे भी यही चार्ज होना चाहिए। प्लस और माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता, प्लस होगा तो रिपल्शन होगा और माइनस हुआ अगर ऑपोजिट हुआ तो अट्रैक्शन होगा। ओके, तो यानी कि दोनों पॉइंट पे चार्ज कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास है? तो फॉर्मूला होता है Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये है डिस्टेंस इनके बीच का, और K का वैल्यू पता है आपको, तो हम पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पे। तो K का वैल्यू पहले रखते हैं, तो K का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और मल्टीप्लाई 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 मीटर का स्क्वायर, तो 1 मीटर ही होगा, तो 1 मीटर लिख लें इसको। ओके, अच्छा तो ये क्या मिला? अब इसको हम अगर आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका कैलकुलेशन आ जाएगा, आप कैलकुलेट करें इसको, जरूर का वैल्यू निकाल के देखें कि क्या वैल्यू मिलता है। वरना हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फोर्स मिला है ये मिला है K इंटू ई बेस स्क्वायर बाई 1, तो K ई स्क्वायर हो सकता है। ओके, तो ये फोर्स, तो उम्मीद है दोस्तों बच्चों की आपने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझा, अच्छे से आपको समझ में आया, ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल जो है ये जेईई मेंस का पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ है, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं था। ओके, तो खैर अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर मेरा पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया।